हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो आज हम लोग पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। तो डाइवर्सिटी बेसिकली क्या है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका रिलीजियस हो गया, लैंग्वेज हो गया, पहनना हो गया, खाना पीना, आर्ट्स, म्यूज़िक और डांस, ये सारी चीज़ों में जो डिफरेंस आता है वही कहलाता है डाइवर्सिटी। अब अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करें, यानी कि भारत में सांस्कृतिक विविधता की, तो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। इट इज़ होम टू वेरियस कास्ट, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल। यही मल्टीप्लिसिटी जो होती है इसी को कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कि क्या बनाती है, इंडिया सोसाइटी को यूनिक और रिच बनाती है। अब मीनिंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? तो कल्चरल डाइवर्सिटी रिफर करती है किसको? डिफरेंस फाउंड इन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, आर्ट, लैंग्वेज, फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट हमारा है कि मेजर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के प्रमुख रूप। तो पहला हम बात करें तो रिलीजियस डाइवर्सिटी इसमें है। जैसे कि क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, और हर एक रिलीजन की अलग अलग मतलब वो पूजा करने की, वर्शिप करने का एक तरीका होता है। इसमें जो आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं, यानी कि रिलीजियस बुक, वो भी डिफरेंट होती है, फेस्टिवल्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फिर भी सभी कास्ट क्या करते, पीस और ह्यूमैनिटी का क्या करते, संदेश देते, यानी कि इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी ये चीज़ें हमारी ही कॉमन होती हैं। फिर हम बात करें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा में, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे मतलब वो बोली जाती हैं भाषाएं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, ठीक है। तो लैंग्वेज कल्चर की जो वाहक होती है, यानी कि कैरियर जो होती है, वो क्या होती है, उसकी क्षेत्रीय यानी कि एरिया की पहचान को दर्शाता है। अब डाइवर्सिटी इन ड्रेस एंड क्लोथिंग की बात करें तो इंडिया के अलग अलग जगह पे पहनावे की भी डाइवर्सिटी होती है, जैसे कहीं पे साड़ी, कहीं पे सलवार कमीज, कहीं धोती कुर्ता, लुंगी, फेरन, पगड़ी, घाघरा, चोली। और इन डिफरेंट जो ये पहनावे होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की वजह से, कहीं बहुत ठंडा होता है तो वहाँ वो लोग ठंडा कपड़े पहनते हैं, कहीं गर्म होता है या अपने कल्चर के हिसाब से पहनते हैं वो कपड़े। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खाने की भी अलग अलग, जैसे उत्तर भारत की बात करें यानी कि नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ पे रोटी दाल सब्जी बहुत कॉमन है। साउथ इंडिया में इडली डोसा सांभर। पूर्व जो आपका ईस्ट इंडिया है उसमें मछली और चावल, और जो आपका वेस्ट इंडिया है वहाँ पे ढोकला और थेपला, ठीक है। तो ये सारे हमारे फूड की डाइवर्सिटी है। फिर हम डांस म्यूजिक की बात करें तो जो हमारे क्लासिकल डांस है उसमें भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी होता है। जो फोक डांसेस होते हैं, कौन से, भांगड़ा, गरबा, छाऊ, ठीक है। क्लासिकल और फोक म्यूजिक होता है। ईच आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट रीजनल कल्चर, हर एक आर्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अपने रीजनल कल्चर को। कस्टम और सोशल ट्रेडिशंस की बात करें तो सोशल कस्टम और ट्रेडिशन डिफर होते हैं अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग रीजन में इंडिया के। डिफरेंट मैरिज रिचुअल्स होते हैं, बर्थ और डेथ सेरेमनीज अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से होते हैं। ट्रेडिशंस शेप सोशल आइडेंटिटी। अब बात करें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी होने पे यूनिटी भी कुछ है। क्या क्या यूनिटी है? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता जो इंडिया में, उसका मतलब क्या है? इन सारे डिफरेंसेस जो कि आपका रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ड्रेस है, फूड हैबिट, लाइफ स्टाइल, इसके बाद भी हम सारे इंसान एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते और नेशनल स्पिरिट को एम्फेसाइज करते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया कौन कौन से एलिमेंट्स है? तो पहला कल्चरल यूनिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडिया की जो कल्चर यूनिटी है ये रिफ्लेक्ट करती है एंशंट सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन से, यानी कि पुराने सिविलाइजेशन से। कॉमन वैल्यूज और कस्टम होते हैं, ठीक है। फैमिली सिस्टम पूरे इंडिया में चलता है। रेस्पेक्ट फॉर गेस्ट, यानी कि कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव, ये पूरे इंडिया का है। ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली। इन सब कल्चरल डिफरेंस के बाद बेसिक कल्चर वैल्यू जो है वो सेम होती है हमारी। अब लैंग्वेज और आर्ट के जरिए बात करें तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है।
लैंग्वेज जो है वो एक्ट क्या करती है, मीडियम ऑफ यूनिटी का। हिंदी एज अ लिंक लैंग्वेज, हिंदी सबको आती है, ठीक है। लिटरेचर, फोक टेल्स एंड स्टोरीज। आर्ट में आर्ट है, पेंटिंग है, हैंडीक्राफ्ट है। दो डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स डिफर्स, इमोशन एक्सप्रेस्ड आर यूनिवर्सल। यहाँ तक कि डांस और म्यूजिक भी अलग अलग रीजन के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इनके इमोशंस और एक्सप्रेशंस होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें तो आपकी जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो इंडिया की जो है वो नेशनल यूनिटी का बेस है। एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, एक ही फ्लैग है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और सभी नागरिक जो हैं वो समान मतलब इक्वल राइट्स से अपना रखते हैं। इसके बाद क्या है कि रिलीजियस यूनिटी की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, ठीक है, लेकिन सभी रिलीजन्स का जो आपका रिस्पेक्ट सारे रिलीजन्स के लिए है। साथ में यहाँ पे सेक्युलरिज्म भी है, यानी कि हर एक धर्म की प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट करनी, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना है। डिफरेंट फेस्टिवल्स का अपना एक ग्रुपिंग सेलिब्रेशन होता है, और ये कहा जाता है ना सर्व धर्म समभाव, यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस। यही क्या हमारा यूनिक फीचर है किसका, इंडिया का। फिर यूनिटी थ्रू नेशनल फीलिंग की बात करें तो नेशनल सिंबल्स जो हमारे हैं और फेस्टिवल स्ट्रेंथन ये जो है, यही यूनिटी है इंडिया में। नेशनल एंथम एक है, नेशनल फ्लैग एक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। ये सारे क्रिएट क्या करते हैं, अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग सिटीजन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ये रिफर करता है डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल, यानी कि एक अलग इंसान या फिर ग्रुप इन सोसाइटी। किसकी वजह से, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट्स एंड रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, यानी कि हमारे क्या है कि हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, हमारी इक्वल राइट्स नहीं दी जा रही है कुछ कुछ जगह पर। इट मे बी, ये इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड और रिलीजनल भी हो सकता है। अब इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करें, यानी कि शिक्षा में अवसरों की समानता, तो जो आपके एजुकेशन में जो आपकी अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी का मतलब है वो ये है कि सोसाइटी के हर एक आपके बालक कहें या इंसान कहें या वहाँ के सिटीजन को कहें, उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, उन्हें इक्वल आपको क्या देना चाहिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, चाहे वो कास्ट में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, जेंडर में, सेक्शन में, या जिस भी रीजन से है उसको इक्वल देना चाहिए। इसकी क्या विशेषताएं होना चाहिए, तो पहला एक क्या है कि एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट है, यानी कि शिक्षा हमारी क्या एक मौलिक अधिकार है। तो इंडिया में एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी 6 to 14 ईयर्स है, उनके लिए एजुकेशन जो है हमारी फंडामेंटल राइट माना गया है। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल फॉर ऑल, यानी कि हर एक के लिए स्कूल की अवेलेबिलिटी हो। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एडमिशन हो, यानी कि एडमिशन के टाइम कोई भी भेदभाव नहीं हो। फिर नेक्स्ट है हमारा सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है हमारा वो डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारे आपके अवेयर होना चाहिए, किसके लिए, क्रिएशन ऑफ अवेयर सिटीजन्स होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राइट्स की और ड्यूटीज़ की। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा राइट क्या है तो हम कैसे खुद के लिए बोलेंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। फिर नेशनल डेवलपमेंट का जो है उसका नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, राष्ट्र का विकास। तो एजुकेशनल इक्वालिटी लीड्स क्या करती है, प्रॉपर डेवलपमेंट किसके, ह्यूमन रिसोर्सेज के, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्किल्ड सिटीजन्स, यानी कि कुशल नागरिकों का निर्माण बनाती है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति। स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता पर बल, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, डेवलपमेंट ऑफ हिडन टैलेंट। अब जो हमारी इम्पोर्टेंस है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की, उसमें पहला क्या पॉइंट है कि इस्टेब्लिश ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना। तो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो रिड्यूस करेगी सोशल इनइक्वालिटीज़ को। अगर सबको, चाहे किसी भी पिछड़ी गांव का हो या शहर का हो, सबको हम इक्वल एजुकेशन देंगे तो इससे हमारी इनइक्वालिटी भी क्या होगी, दूर होगी। बैकवर्ड सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, इक्वल चांसेस अवेलेबल करना चाहिए सबके लिए। क्रिएशन ऑफ एन इगैलिटरेटियन, ठीक है, सोसाइटी, यानी कि समानता पर आधारित समाज का निर्माण।
ठीक है। तो जो हमारी एजुकेशनल इक्वालिटी ये हेल्प करती है किसमें, बिल्ड करती है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फ्री सोसाइटी, रिडक्शन कास्ट और क्लास डिफरेंस का रिडक्शन करती है, सोशल हार्मोनी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट की बात करें, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी तो जो सबसे ज़्यादा सही टैलेंट है सोसाइटी में वो आगे बढ़कर आएगा। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करें तो कॉमन और इक्वल एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करता है यूनिटी को और इंटीग्रिटी को। नेक्स्ट हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 66 के सुझाव है। उसमें क्या है कि कोठारी जो आयोग है इसका गठन मतलब इसको अपॉइंट कब किया गया, 1964 में किया गया। आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। इस आयोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इंडिया में जो एजुकेशनल सिस्टम है इसका पुनर्गठन करना, यानी कि फिर से इसको सही बनाना और जो आपकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है उसकी जो इक्वालिटी उसको बढ़ावा देना था। तो इनके प्रमुख सुझाव क्या थे कि समान विद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड अ कॉमन स्कूल सिस्टम, सेम टाइप ऑफ स्कूल होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स के लिए, अर्बन रूरल और रिच पुअर डिफरेंस खत्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म करिकुलम और फैसिलिटीज सेम होनी चाहिए। ठीक है। फिर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में इनका सुझाव था कि कमीशन एम्फेसाइज करना चाहिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी लेवल पे, एक्सेस करना चाहिए स्कूल को सारे बच्चों के लिए। ठीक है। ड्रॉप आउट रेट को रिडक्शन करना चाहिए, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस होना चाहिए, यानी कि जो स्पेशल फैसिलिटीज है वो देना चाहिए डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए, स्कॉलरशिप किसके लिए, स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एजुकेशनल सपोर्ट फॉर माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के लिए हॉस्टल और वेलफेयर सोसाइटीज होनी चाहिए। ठीक है। फिर स्पेशल एम्फेसाइज किस पे किया गया, गर्ल्स एजुकेशन पे, यानी कि कमीशन लेड कर रहा था स्पेशल एम्फेसाइज किस पे, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स पे। स्टैब्लिशमेंट किसका होना चाहिए, गर्ल्स के स्कूल का, फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। फिर एजुकेशन जो है वो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में भी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। रोल और क्वालिटी ऑफ टीचर का भी ध्यान देना चाहिए जी, कि क्वालिटी और रोल ऑफ टीचर जो है वो इंश्योर करना चाहिए एजुकेशनल इक्वालिटी पे, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टीचर की ट्रेनिंग पे, इक्वल पे और फैसिलिटी होनी चाहिए, इन्हांसमेंट होना चाहिए टीचर्स के सोशल स्टेटस का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 4 को ख़त्म करके ये पूरा पेपर ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।